हो गई बात। ये नहीं कुछ और एक्सप्लेन करना है आपने? मैम फॉलो पोस्ट के टेबल को देखते हुए फिर हम डीएफए बना लेते हैं उसके। फिर फॉलो पॉज के टेबल को देखते हुए हम डीएफए बना लेते हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो अभी मैंने ज़रा 5-10 मिनट दिए थे कि ट्रांजिशन डायग्राम क्या होती है, किसको कहते हैं, तो कोई एक्सप्लेन करेगा? यस यस मैम। हाँ जी, बताएं जी। अच्छा बता मैम रहे थे, हाँ जी। बेसिकली ट्रांजिशन डायग्राम इज लाइक अ फ्लो चार्ट, जिसमें क्या नाम है तमाम, सबसे पहले क्या नाम है डायग्राम्स में एक स्टेट होती है जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें अब इनिशियल स्टेट भी होती है और फाइनल स्टेट भी होती है। जो इनिशियल स्टेट होती हैं उसको क्या नाम है रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार इस तरह होता है कि उसके पीछे एक एरो आ जाता है, या उसके क्या नाम है जो जिस सिंबल से मिसाल के तौर पर क्यू नोट है, या उसके ऊपर क्या नाम है एक बार सी लगा दो। और उसकी जो फाइनल स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका करके उसे डबल सर्कल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें फिर बिल्कुल, पूरी जैसे क्या नाम आप है मशीन का कंसिडर एक करते फ्लो हैं, जैसे आप, हम हाँ ट्रांजिशन जी, डायग्राम से। डीएफए में भी जैसे आप फाइनल स्टेट को कंसिडर करते हैं वैसे ही आपके पास एक फ्लो चार्ट का फॉर्मेट है। असद ने यस बिल्कुल मैम। ठीक बताया, ठीक है। एक फ्लो चार्ट का फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आप ट्रांजिशन डायग्राम का नाम देते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली बेस करती है 3 से 4 कंपोनेंट्स में। उसके बाद उसमें कंपोनेंट्स में आपके पास जो सर्कुलर इसमें वो रिप्रेजेंटेशन है लाइंस वो, को एजेस कहते हैं। जी बिल्कुल, लाइंस को एजेस कहते हैं। हम जब एनएफए या डीएफए बनाते हैं वहाँ हम लाइंस को या एरर को ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप उसे एजेस का नाम देते हैं, ठीक है। सर्कुलर जो उसकी शेप्स हैं, ये सिंबल्स हैं, वो स्टेट्स कहलाती हैं। एक स्टेट से आपकी ट्रांजिशन डायग्राम या आपकी मशीन दूसरी स्टेट पे मूव करती है थ्रू अ सर्टन एज, और हर एज पे वो कोई ना कोई इनपुट रीड करते हुए, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करती है। वो कहती है देयर आर सेवरल वेज टू ट्रांसलेट आइदर डीएफए या एनएफए इनटू कोड। जो कंसिडर किया है उसने, एक डीएफए लें जो आइडेंटिफायर्स को एक्सेप्ट करती है। बच्चे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। एक डीएफए लें जो आइडेंटिफायर्स को एक्सेप्ट करती है। आइडेंटिफायर से यहाँ हमारा मतलब क्या है, जो आपके क्या लेती हो, वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करती है। तो हर वेरिएबल की एक्सेप्टेंस के लिए उसकी आर ही कंसिडर होती है कि वो लेटर से स्टार्ट होता हो, फॉलोड बाय एनी सीक्वेंस और एनी नंबर ऑफ लेटर्स प्लस डिजिट्स। वो एज अ एट्रीब्यूट, सॉरी एज एट्रीब्यूट कह रही हूँ, वो एज अ आइडेंटिफायर या एज अ वेरिएबल काउंट हो जाएगा। अगर इस तरह के डीएफए को या इस तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन को कंसिडर किया जाए तो फिर आपके सामने कुछ इस शक्ल की ट्रांजिशन डायग्राम आती है, ठीक है। तो इस शेप की, इस फॉर्मेट की ट्रांजिशन डायग्राम आती है। स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया, एक जो इनिशियल एज है वो स्टार्ट ही एक लेटर से होगी, क्योंकि ये आइडेंटिफायर के लिए आपकी आरई का रूल डिफाइन हो गया है, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम भी रेगुलर एक्सप्रेशन से या डीएफए को देखते हुए बनाई जाती है। आप एक लेटर रीड करते हुए स्टेट नंबर 1 से, जो स्टेट नंबर 1 आपकी स्टार्टिंग स्टेट थी, आप उससे स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 2 पे आप गए तो आपने ये डिसाइड किया क्या मैंने एक लेटर रीड करके एंड हो जाना है, फाइनल स्टेट पे जाना है या नहीं। क्या सिर्फ एक लेटर रीड कर देना मुझे आइडेंटिफायर को जस्टिफाई करवाता है या नहीं? बिल्कुल करवा सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या, बगैर कोई लेटर या बगैर कोई डिजिट रीड किए अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर आपके जो फाइनल स्टेट्स हैं उन्हें एक्सेप्टिंग स्टेट्स भी कहा जाता है। और हर फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट जैसे डीएफए में, इसी तरह ट्रांजिशन डायग्राम में भी डबल सर्कल से रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल नहीं आप सिंगल लेटर रीड करने के बाद और लेटर रीड करना चाहें तो आप लूप आउट कर सकते हैं उसी स्टेट पे, यानी स्टेट नंबर 2 पे। और अगर आप सिंगल लेटर रीड करने के बाद मल्टीपल डिजिट्स रीड करना चाहें तब भी आप लूप आउट कर सकते हैं किस स्टेट पे, उसी स्टेट नंबर 2 पे। और एट द एंड अदर का मतलब भी वही है कि अदर लेटर्स रीड करके, चाहे वो लेटर है चाहे डिजिट है, ठीक है, आप फिनिश आउट कर सकते हैं, आप अपनी एक्सेप्टेंस स्टेट पे आ सकते हैं। ये तो उसकी ट्रांजिशन को बता रहा है कि हाउ वुड एन आरई और डीएफए ट्रांजिट फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट टू इनिशियल फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट। नेक्स्ट स्लाइड में वो कहता है कि अगर इसकी सिमुलेशन आपने चलानी हो डीएफए की, अब यहाँ सिमुलेशन से मुराद है एल्गोरिथमिक
लेवल पे अगर आपने इसे सिमुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे स्टार्टिंग इन स्टेट 1, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्टेट 1, इफ द नेक्स्ट करेक्टर इज अ लेटर, अगर नेक्स्ट करेक्टर लेटर है, याद इसको रखिएगा, स्टार्टिंग स्टेट पे खड़े हैं और इनपुट जो स्ट्रीम आई है, जो इनपुट स्ट्रिंग आया है, जो टोकन आया है, उसका नेक्स्ट करेक्टर फर्स्ट करेक्टर भी नेक्स्ट करेक्टर हो सकता है। मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, मुझे किसी ने कोई चीज़ पास करनी है, उसे मैं नेक्स्ट भी कंसिडर कर सकती हूँ कि नेक्स्ट मेरे पास क्या पास होगा, उसे मैं फर्स्ट भी कंसिडर कर सकती हूँ कि मेरे पास क्या पास होगा। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट से मुराद बेशक आप फर्स्ट ले लें, बेशक आप नेक्स्ट ले लें। इफ द नेक्स्ट करेक्टर इज लेटर, अगर लेटर आया है देन क्या मुझे उसी स्टेट पे खड़े रहना चाहिए? वो कहता है एडवांस कर दो इनपुट को, इनपुट पे एक फर्दर अहेड आगे मूव करो, और अब आप कहाँ चले गए हैं? अब आप स्टेट 2 पे खड़े हैं। ये उसकी सिमुलेशन वो चला रहा है एल्गोरिथमिक लेवल पे। ठीक है, एल्गोरिथम ऐसे ही लिखते हैं ना, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, कोड किया जाता है सिंटेक्स लेवल पे। ठीक है, एल्गोरिथम लिखा जाता है इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में। अब आप स्टेट 2 पे, वो कहता है वाइल, वाइल का मतलब है जब तक आप स्टेट 2 पे खड़े हैं, द नेक्स्ट करेक्टर इज लेटर, अगर लेटर आता रहे या डिजिट आता रहे, इनपुट को एडवांस करते रहो और स्टेट 2 पे ही खड़े रहो। स्टेट 2 पे इसलिए खड़े रहो क्योंकि आपने ट्रांजिशन डायग्राम के केस में देखा कि ट्रांजिशन डायग्राम स्टेट 2 पे लूप आउट हो रही है, लेटर के केस में भी और डिजिट के केस में भी। एंड वाइल, वरना तो एंड कर दो, और गो टू 3 विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, या अगर आप कोई भी इनपुट कंज्यूम किए बगैर स्टेट 3 पे चले जाएं, तब भी आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट फुलफिल होती है और आपकी जो इनपुट टोकन था, इनपुट स्ट्रीम थी, वो भी आपकी एक्सेप्ट होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली आप एक लेटर रीड कर रहे थे, और आइडेंटिफायर के लिए, वेरिएबल के लिए सिर्फ एक लेटर रीड कर लेने वाला रूल भी इनफ होता है। मैं ए भी तो एज वेरिएबल रखती हूँ, ए के बाद जरूरी तो नहीं कि मैं लूप में कोई और लेटर रीड करूँ या नंबर्स में कोई और, लूप में कोई और नंबर्स रीड करूँ। तो सिर्फ ए रीड करके अगर मैं स्टेट 3 तक चली जाती हूँ विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर इनपुट, तो फिर भी मैं अपनी एक्सेप्टेंस स्टेट को हासिल कर लिया है। एक्सेप्ट कर दो। एल्स, इसके अलावा अगर कोई केस है तो वो कहाँ चला जाएगा? वो एरर की तरफ चला जाएगा। यानी ए के बाद आपने कोई पॉइंट आ गया, ए के बाद आपका कोई स्पेशल करेक्टर आ गया, ठीक है, या कोई मैम इसमें फर्दर क्या ऐसी, नाम है, एरर और अदर केसेस जो है उसमें डेड स्टेट भी इसी में आ जाती है फिर? वो डेड स्टेट, एक तो पहली चीज़ है, ट्रांजिशन डायग्राम में इतनी आसानी से डेड स्टेट्स बनाई नहीं जाती, क्रिएट नहीं की जाती। वो डेड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डीएफए के अंदर ही आता है, ठीक है, या एनएफए के अंदर ही आता है। यहाँ पे जो बात आती है वो एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस की आती है, कि आपको कोई अदर केस ऐसी स्टेट पे लेके जा रहा होगा जो आपकी एक्सेप्टेंस स्टेट नहीं होगी, यानी वो डबल सर्कल वाली स्टेट नहीं होगी। अगर आपकी ट्रांजिशन डायग्राम, आपकी इनपुट स्ट्रीम, आपकी ट्रांजिशन डायग्राम के फ्लो को जब आपने ट्रांजिशन डायग्राम सिमुलेट की, तो वो फ्लो वाइज वो इनपुट आपको किसी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाकर खड़ा कर देगी, तो वहाँ ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा। वहाँ उसे डेड स्टेट नहीं कंसिडर किया जाएगा, हाँ ये कंसिडर किया जाएगा कि वो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। हमारी ट्रांजिशन डायग्राम, हमारी सिमुलेशन हमारी ट्रांजिशन डायग्राम को उस इनपुट स्ट्रीम को रीड करते हुए एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे ले गई है। और उस नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाने का मतलब ही यही है कि आपको वो इनपुट स्ट्रीम या जो आपका वो टोकन है वो कहीं ना कहीं या तो इनवैलिड है, या अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, या वो एरर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ जैसे वो एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट है। जी कैसे? ठीक हो गया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर टोकन। अगर वो टोकन के लिए ट्रांजिशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता है तो वो कहता है कि आपने करेक्टर्स को रीड करना है रेलिवेंट टोकन्स के अगेंस्ट, तो आपने उसकी मैचिंग लेक्सीम को हर उसके पैटर्न के साथ, अब लेक्सीम क्या है, यहाँ हमारे पास लेक्सीम है आइडेंटिफायर, और उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हर आने वाला लेक्सीम, हर आने वाला इनपुट उसके पैटर्न के साथ मैच होगा, उसके पैटर्न के साथ मैच होते हुए वो उस ट्रांजिशन डायग्राम पे सिमुलेट होगा। जैसे ही ट्रांजिशन डायग्राम
स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल अप टिल दैट टोकन को रीड करते हुए अपनी एक्सेप्टेंस स्टेट तक जाएगी। इसका मतलब वो लेक्सीम अपने पैटर्न को क्या कर रही है, मैच भी कर रही है, फॉलो भी कर रही है, ट्रांजिट भी हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टिल फाइनल। ठीक है, अगर नहीं तो एरर के चांसेस आ सकते हैं। Each TD have every transition diagram have four basically components: a state, circle, actions, arrows, ठीक है, जिसे आप edges भी कहते हैं। ठीक है, starting state, ठीक है, जिसको बिगनिंग एरो हेड से, जो आपके पैटर्न की बिगनिंग को डिफाइन करती है, आपकी आरी की बिगनिंग को डिफाइन करती है। और फाइनल, जिसे कंसेंट्रिक मतलब यानी आप उसे डबल सर्कल्स के साथ, वो कहता है अज्यूम करें, यहाँ अजम्पशन के लिहाज से देखा जा रहा है, अज्यूम करें कि हर टीडी डिटर्मिनिस्टिक ही होती है, यानी हर टीडी डीएफए के तौर पे कंसिडर की जाती है। यहाँ उसने रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए डिफाइन किया। ठीक है, ये उसने पूरी रिलेशनल ऑपरेटर्स की बजाय उसने एक उसका पीस डिफाइन किया है स्टार्टिंग स्टेट से। ठीक है, ग्रेटर देन रीड करते हुए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू को रीड करना है तो आपकी एक्सेप्टेंस स्टेट क्या है, एक्सेप्टेंस स्टेट है स्टेट नंबर 7। अगर टोकन ग्रेटर देन इक्वल टू का ही है तो वो स्टार्टिंग स्टेट से चलेगा, ग्रेटर देन को रीड करेगा तो स्टेट नंबर 6 पे चला जाएगा, इक्वल टू को रीड करेगा स्टेट नंबर 7 पे चल जाएगा और उसे एक्सेप्टिंग स्टेट कंसिडर करेगा। अगर ग्रेटर देन के अलावा वो कुछ भी और रीड करता है तो वो एक और स्टेट पे जाए, कुछ भी और रीड करता है तो वो एक और स्टेट पे जाए, पर उस स्टेट को भी उसने एक्सेप्टेंस स्टेट कहा। 8 पे भी तो डबल सर्कल लगा हुआ है, वो कहता है वी हैव एक्सेप्टेड ग्रेटर देन एंड हैव रीड अदर कैरेक्टर्स दैट मस्ट बी अनरेड। ग्रेटर देन इक्वल टू को रीड करते हुए मैंने ग्रेटर देन के बाद कुछ और रीड कर लिया जिसको मुझे रीड नहीं करना चाहिए था, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर उसको, मीन्स पुश बैक इनटू इनपुट स्ट्रीम, यानी उसको भी मैं बनाता हूँ एक्सेप्टेंस स्टेट, पर उस एक्सेप्टेंस स्टेट पे उसने क्या लगा दिया है, स्टैरिक। स्टैरिक किस चीज को डिफाइन करता है आरी के अंदर, कौन बताएगा? मैम इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है, नहीं, अननोन आइटम को नहीं। मैम 0 पी और 0 पी ऑल को नहीं 0 नहीं 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 जी, नहीं 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 नहीं, बातें ठीक बोल रहे हैं, पर मैं जो लूप को, ट्रांजिशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आइट्रेशन को स्टैरिक की जगह 2 ले आओ, इसका मतलब 2 दफा ये चलेगा। स्टैरिक की जगह 5 ले आओ, इसका मतलब 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। स्टैरिक की जगह 10 ले आओ, इसका मतलब 10 का 0 टू मैनी। मैनी का क्या मतलब होता है? स्टैरिक एड्स 0 टू मैनी। स्टैरिक की ट्रांसलेशन है कि या 0 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं या मैनी। मैनी का मतलब है कॉम्बिनेशंस आते हैं आइट्रेशन वाइज, जितनी दफा आइट्रेट लूप में ये चलेगा उतने ये कॉम्बिनेशन रीड कर सकेगा। मैनी का मतलब होता है एज मैनी एज कॉम्बिनेशन इट कैन एक्सेप्ट, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू को रीड करते हुए अगर वो ग्रेटर देन के बाद कोई और लेटर रीड कर लेता है तो वो उसे ऐसी स्टेट पे लेके जाता है जो यहाँ डेड कंसिडर नहीं हो रही, जो यहाँ नॉन एक्सेप्टिंग कंसिडर नहीं हो रही, क्योंकि उसने वापस उसे लूप में पुश बैक करना है, तो उससे उस स्टेट को एक्सेप्टेंस कंसिडर करवाना पड़ेगा। करवाने के लिए उसने उसको डबल सर्कल तो दिया, पर उसने कहा क्योंकि पुश बैक का केस लूप में चलता है। पुश बैक का क्या मतलब, एक दफा इनपुट स्ट्रीम आई, अगर वो डिजायर्ड लेक्सीम से मैच नहीं करती, डिजायर्ड पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करती, आप उसे इनपुट स्ट्रीम में पुश बैक कर दो, वो दोबारा एक दफा आएगी, तब भी नहीं करती तो फिर पुश बैक कर दो, दोबारा एक दफा आएगी। इसे कहते हैं लूप सिस्टम। जब लूप डिफाइन करना हो, जब आइट्रेशन डिफाइन करनी हो, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ स्टैरिक लगा देते हैं। दैट्स व्हाई उसने मैम उस यानी कि अगर इधर 8 को वो एक्सेप्टेंस स्टेट ना बनाता तो यहाँ पर फिर एरर आ जाता और ये दोबारा वो चल ना सकती। एरर आ जाता, यस, वो डाटा या वो इनपुट स्ट्रीम पुश बैक ना होती, ठीक है, वो बैक ट्रैक ना हो सकती, उसके केस में वो एरर आ। जबकि हमने जब लेक्सीम के केस में पुश बैक का पढ़ा था तो पुश बैक वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर इफ है, इफ को रीड करते हुए वो ये डिसाइड करे कि ये इफ का आई जो मैं रीड कर रहा हूँ
वो इफ लेटर का आई कंसिडर हो रहा है पहला, या सिर्फ वो आई कोई सिंबल वो वेरिएबल के तौर पे रीड हो रहा है। तो इस डिसीजन के लिए जो पुश बैक की टेक्निक है वो यूज होती है। ठीक है, तो ये टेक्निक काम तभी करेगी जब आप उसे रीलूप करने की इजाजत दोगे। तो रीलूप करने की इजाजत दो ही केसेस में मिल सकती है, एक तो वो स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट भी हो ताकि बार बार उस स्टेट से पुशबैक किया जा सके, दूसरा वो स्टेट रीलूप भी करती हो, उसके लिए उसने उसको स्टैटिक लगा दी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? मैम इससे फिर लॉजिकल एरर बन जाते हैं तकरीबन, क्योंकि हम अपना लॉजिक बना लेते हैं लेकिन हमें खुद समझ नहीं आती कि हमारा रिजल्ट जो सही है वो कैसे आएगा। वो सही है, वो कैसे आएगा? हसन, ये लॉजिकल एरर का जो केस है या ये आता है या नहीं आता, ये आप अपने लेवल पे कह रहे हैं, हम कंपाइलर के अंदर की वर्किंग पढ़ रहे हैं। कंपाइलर को तो पता है उसने इस चीज को कैसे हैंडल करना है। वो ह्यूमन एरर आता है लॉजिकल एरर के केस में कि हम लॉजिक तो बना लेते हैं, हम एल्गोरिदम तो राइट कर लेते हैं, और जब हम इसे सिंटेक्स लेवल पे कोड करने लगते हैं तो हमें ये समझ नहीं आती कि अच्छा अब इस एट्रीब्यूट को कैसे क्लस्टर करें या इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे मैच करें। ठीक है, तो हमारे केस में तो लॉजिकल एरर आ सकता है, पर हम कंपाइलर की इंटरनल वर्किंग को पढ़ रहे हैं कि एक कंपाइलर इंटरनली कैसे काम करता है जब उसने टोकन को फॉरवर्ड करना हो आगे या उसे पुश बैक करना हो। तो वहाँ वो लॉजिकल एरर क्रिएट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसने पुश बैक की टेक्निक के जरिए कहाँ उसने चंक्स को मिलाना है और किसे लेक्सीम कंसिडर करना है और मैचिंग किस पैटर्न के साथ उसने करना है। ठीक है मैम। और वो जब हम ट्रांजिशन इसका फ्लो बनता है, फ्लो टेबल ट्रांजिशन का, तो जब टोकन को हम लेक्सीम में कन्वर्ट करते हैं तो वही टेबल को लेक्सीम को टेबल में हम बना कर दिखाते हैं कि हमने शुरू में पढ़ा था कि लेक्सीम का टेबल कैसे हम्म, बनता है। तो ऐसा ट्रांजिशन ही है, डायग्राम ऐसा कैसे ही वो है। बनता है, क्योंकि वो कंपाइलर तो खुद ट्रांजिशन नहीं पता है। डायग्राम बिल्कुल कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस उस टेबल का सहारा लेते हुए, क्योंकि पहले लेक्सिकल एनालाइजर आता है, उसका सहारा लेते हुए जब वो फर्दर आगे सिंटेक्स की तरफ मूव करता है अपने फेज की तरफ, तो वो उसी सिंबल टेबल, उसी जो टोकन और लेक्सीम का टेबल है और उसके अगेंस्ट जो पैटर्न भी हमने डिफाइन किया था उस टेबल के अंदर, उस पे उसके अंदर उसके आगे रेगुलर एक्सप्रेशन भी डिफाइन की थी, बिल्कुल मैम। उसको देखते हुए वो उसकी ट्रांजिशन डायग्राम, हाँ उसकी ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट ठीक कर ले। ये ऑल रीलूप्स आपको दिखाए गए, वहाँ उसको एक क्या उसे कहते हैं, क्या थी वो, रिलेशनल ऑपरेटर के लिए दिखाया गया था, यहाँ उसने एक से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर के दिखा दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी दिखाया, लेस देन इक्वल टू के लिए भी दिखाया, ठीक है, इक्वल टू के लिए भी दिखाया, ठीक है, और री लूप को साथ साथ क्या करता जा रहा है, अदर की जो वैल्यूज है वहाँ री लूप का स्टेट क्रिएट हो रही है, एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग स्टेट के तौर पे भी डिफाइन हो रही है, और स्टैरिक लगने से वो उसको री लूप कर रहा है। ठीक है, ये एल ई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इस चीज़ को इक्वल टू को ई क्यू स्टैंड फॉर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जी ई, ग्रेटर देन जी टी, ठीक है, ऐसे उसने डिफाइन कर है, यानी कि मैम इसके अंदर ये रिलेशन दिया। ऑपरेटर ऐसे डिफाइन पहले के हुए होते हैं, ये इस तरह उनको हाँ, देखते हैं, समझते हैं डिफाइन जब नहीं हम किए डिफाइन करते होते, डिफाइन नहीं किए होते, रिलेशन ऑपरेटर पीछे टोकनाइज तौर पे आ रहे हैं, जो लेक्सीम ने टोकन्स में डिवाइड कर दी है, जब उसने सोर्स कोड को टोकन में पीस में चंक्स में डिवाइड किया, तो जो जो रिलेशनल ऑपरेटर उस सोर्स कोड में यूज हुआ था उसका एक टोकन बन गया था। जब वो टोकन आगे फर्दर लेक्सिकल एनालाइजर को और पार्सर को पास हुआ, ठीक है, उस टेबल को देखते हुए उसने फिर उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाई। अब उस टेबल को देखते हुए उसने बनाया कि एक टोकन लेस देन इक्वल टू का बना, उसने ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है लेस देन इक्वल टू के लिए, टोकन टेबल में पड़ा है इक्वल टू, उसने ट्रांजिशन डायग्राम की स्टेट बनानी है इक्वल टू की स्टेट पे जाने के लिए। ठीक है, तो वो तो उस जी मैम। टेबल को फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हर टोकन उठा रहा है, वो टोकन लेस देन इक्वल टू का है, वो टोकन इक्वल टू का है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, या वो किसी अदर का टोकन है। अगर अदर का टोकन है तो वो पुश बैक की स्टेट भी साथ ही बना रहा है। ठीक है, ये आईडी के लिए उसने एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाई, स्टार्ट से स्टार्ट होती है, लेटर रीड करती है, लेटर डिजिट, ठीक है, ये पहले भी बनी हुई है, फिर उसने उसको एक दफ़ा रीडिफाइन कर दिया। ये उसने एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये नीचे थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, किसके लिए बनाई है, नंबर टोकन को। वो कहता है पास्कल के अंदर कोई नंबर टोकन डिफाइन करना है, तो उसके लिए उसने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया कि अगर वो नंबर टोकन आपके पास फ्लोट वैल्यू के तौर पे आता है तो वो कैसे आएगा। वो डिजिट को रीड करेगा, जितने मर्जी डिजिट को रीड करता जाए,
फ्लोट वैल्यू आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में आती है, तो उसने पॉइंट को भी रीड किया, पॉइंट फुल स्टॉप को, ठीक है, वो भी उसने रीड किया। उसके बाद पॉइंट के बाद भी वो जितने मर्जी डिजिट रीड करता है। ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने हाईलाइट की है। फिर एक्सपोनेंट उसकी पावर को डिफाइन करता है, ठीक है, उसकी पावर के अगेंस्ट वो देखना लिखा है, वो एक्सपोनेंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसको देखते हुए आगे फर्दर जितने भी डिजिट्स हैं अदर के बाद वो नंबर पे जा रहा है, पर वो री लूप की एक्सेप्टेंस स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो एक्सेप्टेंस स्टेट भी है और वो री लूप भी अलाउ कर रहा है आपके पास। मैम ये डायरेक्टली कोई डिजिट रीड करके बेनिफिशियल अदर में क्या क्या अदर होता का यहाँ मतलब है ऐसा ऐसी ऐसी इनपुट वैल्यू जो उस टोकन को या उस लेग्जीम को या उसकी मैच्ड आरी को फुलफिल ना करती हो। फॉर एग्जांपल अदर का केस आ जाए, आइडेंटिफायर रीड करना है और आइडेंटिफायर शुरू हो रहा हो 2 से, तो वो केस क्या होगा? या तो उसको पुशबैक हो जाना चाहिए कि मैंने आइडेंटिफायर रीड करना था, मेरा टोकन नेम था आइडेंटिफायर और पीछे से इनपुट वैल्यू आ गई 2, तो आइडेंटिफायर का टोकन आइडेंटिफायर नाम का था, आइडेंटिफायर की आरी कहती है शुरू लेटर से होना चाहिए, पर इनपुट टोकन जो आ रहा है वो 2 लेटर आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूं? मैं एरर शो कर दूं? क्यों ना मैं पुश बैक कर दूं, क्या पता वो 2 किसी और चीज का हिस्सा हो, किसी और गिवन वैल्यू का, किसी और वेरिएबल का या किसी और वर्ड का, किसी और कीवर्ड का हिस्सा हो। तो मैं यहाँ एरर शो करने की बजाय उस 2 को पुश बैक क्यों ना कर दूं, बाद में एक दफ़ा दोबारा रीड करके देखूंगा, शायद वो किसी कम्बिनेशन में 2 एक्सेप्ट भी होता हो, ठीक है। तो इसीलिए पुश बैक कॉन्सेप्ट कंसिडर करवाया जाता है कि फॉरर एरर कंपाइलर जनरेट नहीं करता, पहले अक्सर वो नॉन एक्सेप्टिंग जो लेटर्स या नॉन एक्सेप्टिंग इनपुट आ रही होती है, मिनिमम एक दफ़ा उसे पुश बैक लाजमी करता है कि कहीं वो आगे आने वाली किसी चीज़ का हिस्सा तो नहीं बन रहा है। अगर दोबारा फिर भी ऐसा हो रहा हो, इसने गलत ही कोड किया हुआ है, तो फिर तो वो एरर दे देगा। तो एक दफ़ा पुश बैक की टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। ये जो अदर हैं, ये वो हैं जो नहीं रीड होने चाहिए थे पर रीड हो रहे हैं, तो उनको एक दफ़ा क्या कर दिया जाता है, री लूप कर दिया जाता है, इनपुट स्ट्रीम में वापस फेंक दिया जाता है। ठीक हो गया जी, ये उसने स्विचिंग होती रहती है। कहता है व्हाट एल्स डज लेक्सिकल एनालाइजर डू, लेक्सिकल एनालाइजर इसके अलावा क्या काम करता है? आफ्टर द मैच द सिंबल टेबल और स्पेशल कीवर्ड टेबल इज कंस्ट्रक्टेड, हर मैच के अगेंस्ट वो एक सिंबल टेबल या स्पेशल कैरेक्टर टेबल जनरेट कर देता है। बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और फिर क्या करता है, कीवर्ड टेबल कंटेन स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ ऑल कीवर्ड्स एंड एसोसिएटेड टोकन वैल्यूज, ठीक है। When a match is found, the token is returned. जैसे ही मैच मिल जाता है टोकन रिटर्न कर देता है विद सिंबल टेबल की वैल्यू। किसी में जैसे देन की वैल्यू यहाँ उसने सिंबल टेबल में 16 रखी है, बिगिन की 7 रखी है, इसकी 15। If a match is not found, then it is assumed that an ID has been discovered. ये भी assumption उसके पास है कि अगर आपको फर्दर रीड करने के बाद कोई और मैचेस नहीं मिलते, तो वो कहता है कि जो मैंने पहले रीड कर लिया था इसका मतलब आईडी वहीं फाउंड हो गया था, मुझे फर्दर आगे बार बार रीड करके आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी उसके एक वर्किंग के अंदर या उसके assumption के अंदर आता है कि वो काम कैसे करता है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा टास्क वो ये है कि आपने, चाहे आप जावा के लें चाहे आप सी प्लस प्लस के लें, कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने ट्रांजिशन डायग्राम्स बनाने हैं, हर कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब हर कीवर्ड पॉसिबल, अगर आप कहेंगे मैडम 500 कीवर्ड्स हैं तो 500 नहीं, पर ऑलमोस्ट 5 to 10 कीवर्ड्स लेते हुए आपने हर के अगेंस्ट उसकी लेक्सीम डिफाइन करनी है, उसकी आरई डिफाइन करनी है, और देन आपने उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। जब आप ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे तो आपने उस ट्रांजिशन डायग्राम के अगेंस्ट उसकी सिमुलेशन भी राइट डाउन करनी है। ये 5 मिनिमम 5 की हर स्टूडेंट ने करना, ट्रांजिशन डायग्राम of keywords of C++ language or Java language and write down the simulation of all those transition diagrams.
मैम ये छोटा सा कीबोर्ड के अगेंस्ट छोटा सा टास्क है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा सा टास्क है। छोटा इसीलिए है क्योंकि आई थिंक सो आप लोगों की विंटर वेकेशन आ रही है, आपकी विंटर वेकेशन आ रही है, छोटा टास्क मैम मैम कब आ इसलिए रही है। हैं? फिर तो आप कहेंगी स्लाइड भी अच्छा आसान सी है। फिर क्या? फिर तो मैम आप कहेंगी ये लेक्चर भी आसान ही था। ये लेक्चर तो बहुत आसान लेक्चर था, इसमें मुश्किल क्या बात थी। तो कब आ रही हैं जी? सुनने में आया है कि 26 से आ रही हैं छुट्टियां, मैम कितनी छुट्टियां विंटर देनी? वेकेशन। चले अच्छा हुआ आपको इसलिए पता चल जाता तो आप पहले ही ज्यादा मैम वो हो कितनी जाते, छुट्टियां रिलैक्स हो दी हैं? जाते। बच्चे 1 हफ्ते की होंगी, 8 दिन की होंगी, ज्यादा से मैम ज्यादा कितनी 10 कम? दिन की होंगी। बस अब ये तो मैंने होंगे। छुट्टियां मैं डिसाइड करती होती तो बच्चे शायद सिर्फ 3-4 दिन की हो जाती हैं। तो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा है। मैम नेक्स्ट लेक्चर में जमा करवानी है ये। ओके, होपफुली होपफुली के 26 से छुट्टियां हैं तो आपका ये इस वीक का फिर छुट्टियों से पहले क्लास लेक्चर ही कंसिडर होता है। इंशाल्लाह अगर छुट्टियां हो गई तो छुट्टियों के बाद लेक्चर स्टार्ट होगा, ना हुई तो नेक्स्ट वीक में तो लेक्चर होगा ही होगा। मैम ये असाइनमेंट कब करवानी है जमा? बच्चे अगर छुट्टियां हो गई तो छुट्टियों के बाद ठीक है, मैं करके दिखा दूंगी आपको, पर असाइनमेंट अच्छा उसको ही फॉलो कर लेंगे। नहीं जी, फिर लास्ट टाइम भी जब असाइनमेंट करके दिखाई थी तो अनीक की आई थिंक तो ठीक थी या किसकी ठीक थी, ठीक है, मैं मेरी बाकी को आगे ठीक। उसामा की ठीक थी। चलो किसी एक आधे की तो मान ठीक थी, अब ये नहीं कि उसको पकड़ ले, ठीक है। पर जब आप लेक्चर में से कोई चीज गेट करते तो असाइनमेंट का पहले मकसद होता है कि पहले आप उसे अटेम्प्ट करें, फिर मैम आपका फिर इंस्ट्रक्टर। काइंडली ना जो असाइनमेंट आपने कही है ना वो भूल जानी है, वो टाइप करके ना ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि वो मैं टाइप करके हाँ ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बस। मैं जैसे ही ये स्लाइड सेंड करूंगी ना, साथ टाइप करके ग्रुप में असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट है वो भी सेंड कर। ओके मैम थैंक यू। चले मैम ये बता दें ठीक जो हो सब गया जी, टास्क हैं ठीक हो गया। असाइनमेंट के वो कहाँ से ढूंढने हैं? जी जी, मुझे तो समझ नहीं आई क्या कैसे वो कन्वर्ट कहाँ कैसे कहाँ से करना है। ढूंढने हैं? नहीं यानी कि समझना कैसे है हम कुछ सारा? भी नहीं, आपने मेरी बात सुने, आपने चाहे आप C++ लैंग्वेज लें चाहे आप जावा लैंग्वेज लें, हर स्टूडेंट ने उसके मिनिमम 5 कीवर्ड्स उठा लिए, आपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स बना लिए। ठीक है। आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट एक लेक्सीम डिफाइन करेंगे, उसका टोकन नेम डिफाइन करेंगे और उसकी आरई डिफाइन करेंगे जिसे पैटर्न कहता है। और ये पिछला काम है, ये पहले हमने असाइनमेंट में किया हुआ है, वो डिफाइन हो गया। जी मैम। जब वो डिफाइन हो गया तो आपने हर कीवर्ड की आरई के अगेंस्ट उसकी मैम ट्रांजिशन कीवर्ड की डायग्राम बना। आरई किस तरह बनती है मैम? कीवर्ड की आरई किस तरह बनती है मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तो असाइनमेंट है अब कीवर्ड की। और 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 हमने पिछली लेक्चर के अंदर कीवर्ड की आरी बनी बनाई स्लाइड्स में अवेलेबल है। चलो इतना हिंट दे देती हूँ। ओके मैम, ठीक है मैम। आसान अल्फाज में सिर्फ इतना बताओ, इफ कीवर्ड है, मैम समझ लग गई वो। देन कीवर्ड है, यस मैम, और फिर एल्स इफ एल्स कीवर्ड देन है। की वो आ बन गई गई ना? आईटी बस बिफोर। ठीक है, बस ठीक है, समझ आ गई। आरी बन गई। जब आरी बन गई तो उसके अगेंस्ट आपने उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनानी। आप उस ट्रांजिशन डायग्राम को, ये जो अभी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स की ट्रांजिशन डायग्राम थी, इसको देखते हुए बना सकते हैं। 5 कीवर्ड्स लिए, समझे, जैसे 5 रिलेशनल ऑपरेटर्स की ट्रांजिशन डायग्राम बन सकती है तो 5 कीवर्ड्स की भी बन सकती है। जब वो बन गई तो सिमुलेशन लिखनी है आपने, सिमुलेशन की एग्जांपल भी आपके पास साइट में अवेलेबल है, आप उसको देखते हुए लिख सकते हो। चलो और आसान कर दिया, इतनी तो मदद कर दिया। मैम बहुत शुक्रिया मैम, आप बहुत अच्छी हैं। जज़ाकल्लाह। और आप चल बहुत अम्मा भाई ज्यादा। यूसुफ वाले काम कर रहे हो। जी यस मैम यूसुफ। हाँ जी, मक्खनबाजी कर, बच्चा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अब सारे पसंदीदा हैं। ठीक है, अच्छे से टास्क कीजिएगा। और मैम अगर वैसे वो छुट्टियां होती हमने पेपर भी डिस्कस करना था। पेपर डिस्कस करना था, हाँ जी करें डिस्कस। मुझे तो मजे की बात और आसानी ये लगी कि मुझे किसी ने कोई क्यूरी सेंड नहीं की, अल्लाह का शुक्र है। आप सेंड कर दें मैम। मैम हम मैम नहीं मैं नहीं, भी अब नहीं सारी सेंड आपने हो। समझाया इतना अच्छा था। मैं भी अच्छा सारी जी, सीआर की मेहरबानी है। हाँ सीआर की मेहरबानी। अच्छा बताएं कैसा था पेपर? ट्रिकी था थोड़ा। मैम सही था बस। ठीक था, सही ये था। था कि क्या आपने मेहनत की थी पेपर बनाने पे मैम। यस मैं मैम। तो आपने तैयारी करने पे कोई मेहनत नहीं की थी? मैम हमने की थी इसलिए तो ठीक हो मैम गया। आपका लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ अच्छा जी जी, जज़ाकल्लाह, मैम ये तो बस। बहुत
आता है, पर अभी मैंने पोर्टल विजिट नहीं किया, पर मुझे मोर और लेस लगता है कि आपका रिजल्ट जनरेट हो गया होगा पोर्टल। मैम वो बेसिकली हुआ इस तरह था कि आपके जो क्वेश्चंस थे ना वो ऐसा लग रहा था कि आपने खुद बनाए हैं क्योंकि वो नेट पे नहीं मिले थे। शुक्र है, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। कोई एक आधा मिल भी गया होगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अब सारे के सारे। हिंट मिल जाते हैं मैम। हाँ, हिंट मिल जाते, हिंट मिलती। तो आप क्या इसका मतलब ऑनलाइन हेल्प यस के मैम। थ्रू कर रहे थे? नहीं मैम, वो मैम फिर आपके कंसेप्ट जो दिए हुए थे वो उधर से ही किए हैं वैसे तो। चलिए, अच्छा, टाइमिंग का तो किसी को इशू नहीं हुआ था, प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो गया था पेपर? मैम टाइमिंग का सिर्फ वो फर्स्ट पेपर में हुआ था इशू, अच्छा, बाकी हो गया था मैनेज फिर। ठीक है। लोड ठीक हुआ? 2 मिनट दे दिया करें, आप कह सकती हैं आगे। नहीं जी, मैं नहीं कह सकती बेटे, सिस्टम जनरेटेड टाइमर चल रहा है, ये मैं नहीं, ये कोई इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये सिस्टम जनरेटेड है जो वेब डेवलपमेंट सेल्स से, उसके लिए 30 के अगेंस्ट 30 एमसीक्यूज ही, 30 एमसीक्यूज के अगेंस्ट 30 मिनट ही डिफाइन किए गए। तो ऑटोमेटिकली पेपर वो शट डाउन हो जाता है 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। बच्चे उसको, हम टीचर इंडिविजुअल लेवल पे इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, ये पीछे से वेबसाइट ही कंट्रोल कर रही। मैम अटेंडेंस लगा दें प्लीज। अटेंडेंस लगा दी बच्चे, क्लास में अटेंडेंस लग गई, ठीक है। आज ठीक के है लिए इतना ही, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह, अगर मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, अगर छुट्टियां होगी तो इंशाल्लाह ये असाइनमेंट आप लोग छुट्टियों के बाद सबमिट कराएंगे, और अगर छुट्टियां नहीं होती तो नेक्स्ट वीक की ट्यूसडे वाली क्लास में, आज ट्यूसडे है ना, नेक्स्ट वीक की फिर ट्यूसडे वाली क्लास में आप सबमिट करें। मैम जी जी, इसको पीडीएफ पे करना है कि वर्ड पे बनानी है ये? मुझे आप वर्ड पे बना लें, उसको पीडीएफ में सेव कर लें, उसे एमएस वर्ड में सेव कर लें। लास्ट टाइम जैसे आपने सबमिट कराई थी, मैं एक दफ़ा क्लास में रिव्यू करूंगी, पर फिर मैं सबमिशन आपकी ईमेल वाइज भी लूंगी, ताकि उन मैम इस स्टूडेंट्स तरह ना की कि सेशन पेजेस पे लिख मार्किंग के हो। और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो सबमिट करवा दें। पेजेस पे लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, पर इतने क्लियर कट लिखिएगा कि मुझे समझ आती है। मुझे ये ना अच्छा हो मैम। कि अच्छा पेजेस पे क्या हैंड राइटिंग लिखी है और शेडो आ रहा है और धुंधला है, ऐसे ना कीजिएगा। बेशक आप अपने रजिस्टर पे उसे करें, फिर आप उसे कंपाइल आप पीडीएफ में करके आप सबमिट करें। ओके मैम। ठीक ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज, जज़ाकल्लाह।